Hi Akhilesh, good evening. I'm audible. Just confirm. I think some technical glitches is going on. Just confirm it is whether I'm audible or not. Okay, let's continue the session. Hi Shivam, good evening. कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? या आई डोंट नो। उसी टाइम पे तो क्लास थी बट 5 मिनट लेट हो गया। इस वजह से आई डोंट नो क्योंकि मेरा वो साइड में दिख ही नहीं रहा था। व्हाट वाज द रीजन आई डोंट नो। मे बी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, हो सकता है नेटवर्क की वजह से ऐसा हुआ। चलिए शिवम गुड इवनिंग, अविनाश, अनुज, सारे बच्चों गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चा। हाँ मैंने फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। नया एक्टिविटी डाल के मैंने रीस्टार्ट किया उसको। तब आया। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चा। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन क्या होता है एंड इवन विल बी डीलिंग विद कैटलिस्ट। विल बी टॉकिंग अबाउट द कैटलिस्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट the hi. Hi Avinash, good evening. Okay, so we'll be talking about the absorption criteria as well as some of the colloids. Okay, so that is our objective for the day. We'll be talking about the application of adsorption, जो कि कल हमारा एक क्लास था, लेकिन आज हम इसको पढ़ाई करेंगे adsorption को, application of adsorption. Okay, so we'll be talking about. Shivam is having a doubt. Please tell me Shivam, what doubt you have? बताइए शिवम, क्या डाउट है बच्चा? हाय वैष्णवी, गुड इवनिंग। यस, आस्क मी व्हाट डाउट यू हैव। डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन 4 पॉइंट। अच्छा, तो पहले मैं बता देता हूँ। एडसॉर्प्शन ये चीजें मैंने पहले पुराने लेक्चर में करी हैं। अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे आपको वहां मिल जाएगा। आपको पूरा टेबल दिया हुआ है एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन का। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे बच्चा, टेक्स्ट बुक में तो पूरा टेबल दिया हुआ है। सेकंड डे वाली क्लास में आप देखिए, ओनली एक्सप्लेन पॉइंट 4। अच्छा, ओनली एक्सप्लेन पॉइंट 4। विच पॉइंट 4 बेटा? अब मुझे निकाल के देखना पड़ेगा ना टेक्स्ट बुक में से। पॉइंट 4 क्या है आप बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ उसको। यू जस्ट टेल मी विच पॉइंट इज देयर। पॉइंट 4, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, पॉइंट 4। आई नीड टू ओपन द टेक्स्ट बुक, देन वेट अ सेकंड। इसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे। ये जो एब्जॉर्प्शन वाला क्राइटेरिया है उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, पॉइंट 4 जो भी है। ठीक है, चलते हैं शिवम, आगे चलते हैं। डोंट वरी, इसको मैं फिनिश किए बिना क्लास नहीं एंड करूंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चा। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो एड्सॉर्प्शन क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते हैं उसका फायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाला है ये चीज। Okay, so the adsorption finds large number of applications as illustrated here. लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है इसके, एक ही एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। व्हिच आर दे? सर आपने पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। यस यस सर आपने पढ़ाया था। हाँ हाँ वैष्णवी, मैंने पढ़ाया है। ये एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया बिना पढ़ाए मैं कैसे यहाँ आ जाऊंगा बेटा, वो शुरुआत में है, स्टार्टिंग में है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में आपको पूरे क्लियरली मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन है, पहली चीज है कैटलिस्ट। अब बात करेंगे बेटा कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट में कैसे एड्सॉर्प्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैटलिसिस इज द प्रोसेस। ओके, कैटलिसिस इज द प्रोसेस वेयर इज द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। What is the heterogeneous catalyst? The solid catalyst are used in many industrial manufacturing process. Solid catalyst is used in many industrial manufacturing process. For example, iron is used as a catalyst in manufacturing of ammonia. आयरन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बेटा? आयरन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अमोनिया बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मीन्स डिफरेंट फेजेस। होमोजीनियस मतलब सेम फेजेस। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
ए नाम का कोई गैस था, वो बी नाम के किसी गैस के साथ रिएक्शन करा, उसमें कोई कैटलिस्ट सी नाम का सब्सटेंस आपने इस्तेमाल किया। ये जो सी था वो सॉलिड था, सी था जो सॉलिड था, और आपका फिर से ए बी बन गया गैस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए गैस था, ये गैस था, तो गैस गैस फेज में आपको सॉलिड कैटलिस्ट लेना पड़ा जिसका फेज अलग है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, आर यू गेटिंग? हेट्रोजीनियस। सेम वे, अगर सेम फेज ये भी गैस होता, ये सारे गैस होते, तो इसमें एक कैटलिस्ट भी अगर गैस होता तो हम इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? वेयर द सेम फेजेस आर देयर। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आर देयर वेयर द डिफरेंट फेजेस आर देयर। ठीक है, तो डिफरेंट फेजेस, सेम फेजेस, हेट्रोजीनियस, वो आएगा आगे हम लोग देखेंगे। Manufacturing of sulfuric acid like H2SO4 by contact process in heterogenations of oil, finally divided nickel is employed as a catalyst. Finally divided nickel, finally divided निकेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक कैटलिस्ट है। आयरन भी इस्तेमाल करते हैं। फाइनली डिवाइडेड निकल किसके लिए? हाइड्रोजिनेशन के लिए, H2 ऐड करने के लिए। जब कभी भी आपको रिडक्शन करना पड़े, रिडक्शन करना पड़े, या आपको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन करना पड़े, तो उस प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा प्रोसेस, कौन सा चीजें इस्तेमाल करते हैं? फाइनली डिवाइडेड निकल। तो ये कहीं ना कहीं कैटलिस्ट जैसा एक करते हैं। ओके, कैटलिस्ट जैसा एक्ट करते हैं। हाय प्रीति, गुड इवनिंग। हाय गायत्री, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुस्कान, गुड इवनिंग बेटा। चलिए पढ़ाई करते हैं, हम लोगों ने टॉपिक चालू कर दी है, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। आज के सेशन का ये पहला टॉपिक है, आज के सेशन का ये पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन की, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कैटलिसिस। जैसा कि मैंने बताया, कैटलिसिस मतलब कैटालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी आर यूजिंग कैटलिस्ट, वेयर वी आर यूजिंग कैटलिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेनी थिंग्स। ओके, तो एग्जांपल मैंने बताया, जैसे आयरन का इस्तेमाल हम लोग अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। फाइनली डिवाइडेड निकल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? हाइड्रोजन के रिडक्शन के लिए करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन का पहला पॉइंट था, कैटालिसिस। दूसरे पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट बोलता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। किसके लिए इस्तेमाल होगा बेटा? सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर, आपके आपके आपका कंटेनर है, कंटेनर में आर्गन है, हाइड्रोजन है, अदर नाइट्रोजन गैसेस हैं, तो इसमें अगर आर्गन को हमें सेपरेट करना है, अगर आर्गन को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम उसको क्या सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? एडसॉर्प्शन प्रोसेस से। कैसे सेपरेट करेंगे? एडसॉर्प्शन प्रोसेस से। तो विल बी एबल टू सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन। हाँ देखिए, आपको एक स्लाइड दिख रही है अभी, सेकेंड वाली स्लाइड दिख रही है, ठीक है। सेकेंड वाली स्लाइड में क्या है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन इज व्हाट? द गैस मास्क। Second one we are using for gas mask. We are using for masking purpose. We are using for masking purpose. Hi Sarbo, good evening. Hi Ashmika, good evening. Sanika, good evening dear. So gas mask we are using. It is a device which consists of activated charcoal or a mixture of adsorbent. So it is used for breathing in coal mines to avoid the inhaling of the poisonous gas. ये आप लोगों ने सुना होगा कि कोल माइन जो होता है, कोयले की जो खदान होती है, कोल माइंस, कोल माइंस में जब खुदाई होती है तो वहां पे बहुत सारे डस्ट उड़ते हैं, बहुत सारे डस्ट उड़ते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस। ये गैसेस, ये डस्ट आपके लंग में अगर चले जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत देंगे, बहुत प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग एक मास्क का यूज करते हैं। किसका? एक मास्क इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मास्क है? गैस मास्क। विच मास्क इज दैट? गैस मास्क।
वो क्या करता है, गैस मास्क क्या करता है कि एक लेयर होता है, वो क्या करता है कि जो पार्टिकल आते हैं वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अंदर आने नहीं देता है, वो अंदर आने नहीं देता है। या बिकॉज इट इज अ डिवाइस, ये एक टाइप का डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, जिसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है और मिक्सचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। सो इट इज यूज फॉर ब्रीदिंग इन द कोल माइंस, कोल माइंस में क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए काम में आता है। एंड टू अवॉइड द इनहेलिंग ऑफ द पॉइजनस गैसेस को इनहेल करने से बचाने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर है बच्चों? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? चारकोल इनर होता है या आउटसाइड होता है? ये मास्क जैसा नहीं है, नॉर्मल मास्क जैसा नहीं है, वो पूरा अंदर एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड ये रहता है, पूरा एक सिलेंडर टाइप का होता है, ये पूरा कनेक्टेड विद द सिलेंडर है वो। आप जैसे वो देखे हो, क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल, जब ब्रीथेबल ब्रेथलेस का प्रॉब्लम होता है तो हम इनहेलर लगवाते हैं, इनहेलर वैसे टाइप का रहता है वो, इनहेलर टाइप का रहता है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, वी आर यूजिंग कंट्रोल फॉर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी एड्सॉर्प्शन का यूज होता है। सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स आर यूज एज अ गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ द मॉइस्चर, तो मॉइस्चर एड्सॉर्ब करने का काम करते हैं कौन, सिलिका एंड एल्यूमिना। अच्छा आप लोग ये बताइए कितने बच्चे लोग ये इस चीज को जानते हैं, कितने बच्चे कि ये देखिए कि आप अगर आईफोन वगैरह या कोई कोई भी गैजेट खरीदते हैं या फिर बड़ी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं वो खरीदते हैं, तो उसमें एक छोटा छोटा पुड़िया रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स रहते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है डू नॉट कंज्यूम, डू नॉट कंज्यूम लिखा रहता है ना, डू नॉट कंज्यूम। छोटे छोटे सिलिका के पाउडर रहते हैं, और सिलिका के पाउडर क्या रहते हैं, पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स पे लिखा रहता है डू नॉट कंज्यूम, व्हाइट बॉल्स रहते हैं। यस व्हाइट बॉल, नहीं नहीं व्हाइट बॉल्स नहीं, वो जो छोटा छोटा थर्मो वाला व्हाइट बॉल है वो वाला नहीं। हम लोग एक छोटे छोटे पैकेट्स होता है, आप देखोगे एक पैकेट होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह खरीदेंगे तो पैकेट होता है, उस पैकेट में लिखा रहता है डू नॉट कंज्यूम, इट इज नॉट फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए नहीं है, ऐसा निर्देश होता है उसके ऊपर। उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना जेल होता है, जो कि एक गुड एड्सॉर्बेंट का काम करता है, और वो क्या करता है कि हमारे जो गैजेट है उस गैजेट को मॉइस्चर से बचाता है, इसके लिए मॉइस्चर से बचाता है। ठीक है। किस पैकेट पे, देखो बेटा, अगर आप अभी तो पता नहीं आप लोगों ने देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जो लैपटॉप वगैरह खरीदोगे या फिर मोबाइल फोन खरीदोगे या कुछ ऐसा खरीदोगे ना, तो उस गैजेट में जब डब्बा रहता है ना, डब्बा, उसमें डब्बे में एक पैकेट रहेगा, छोटा सा, छोटे छोटे पाउचेस रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे, उस पाउच में क्या रहता है, लिखा रहता है सिलिका, सिलिका रहता है वो सिलिका। सिलिका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। फैन के डिब्बे में रहता है, यस फैन के डिब्बे में रहेगा सिलिका। अब अभी तक नहीं देखे हो तो अब देख लेना, आप जब कभी कोशिश करोगे, जब इस्तेमाल करोगे तो देखना उस डब्बे के अंदर रहेंगे आपके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वहां पे, और उस डब्बे के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए, पॉइंट की बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं, काफी कुछ पढ़ने को है। तो सिलिका एंड एल्यूमिना जेल यूज फॉर मेंटेन द ह्यूमिडिटी, और इट इज एक एज अ गुड एब्सॉर्बेंट ऑफ द मॉइस्चर। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हाई वैक्यूम के प्रोडक्शन के लिए, वैक्यूम मतलब क्या होता है कि जब जहां से गैस को भी निकाल लोगे कुछ भी नहीं रहेगा, उस जगह को वैक्यूम बोलते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर गैस भी ना रहे, कोई सामान तो है नहीं कि साथ में गैस भी ना रहे, उस जगह को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। सो लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द चारकोल पाउडर, by using this principle, high vacuum can be attained by the adsorption. A vessel evacuated by the vacuum pump is connected to the another vessel containing the coconut charcoal, cooled by the liquid air. The charcoal absorb the remaining traces of air or moisture to create
a high vacuum to create what? A high vacuum. So vacuum create करने के लिए काम में आता है. No air. Yes. Yes. सिलिका पैकेट में रखकर मॉइस्चर को कैसे काम करता है सर? डियर सर्वो, एक्चुअली क्या होता है, सिलिका पैकेट ना, सिलिका इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. वो क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है कि जो ना वाटर जो होता है, वाटर के मॉइस्चर को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से उस डब्बे में रखा हुआ जो अगर सामान है वो उसमें उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं लगेगा और आपका सामान बच जाएगा, आपका प्रोडक्ट है वो बच जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. नेक्स्ट वन इज व्हाट? एडसॉर्प्शन इंडिकेटर. Adsorption indicator. The adsorption is used to detect the endpoint of precipitation titration. The adsorption is used to detect the endpoint of the precipitation titration. Dyes such as eosine, fluorescein are used as an indicator. For example, a solution of sodium chloride containing a small amount of fluorescent is titrated against the silver nitrate solution. सोडियम क्लोराइड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट. सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो क्या बन जाएगा? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है and NaNO3 will form. Okay, so when chloride ions are over, the fluorescence is adsorbed on the white silver chloride precipitate and red color is developed. Thus, the color change from the pale yellow to reddish pink can be observed at the end point. हाँ, so fourth point नहीं समझा? Production of high vacuum. साब्रो सर्बो एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कुछ कुछ एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे कि आप बता रहा हूँ, देखो अगर अगर मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे बहुत लो प्रेशर पे करना है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मुझे प्रेशर इसका बहुत लो करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? इसमें से पहले एयर निकाल दूंगा, जितना पॉसिबल होगा उतना एयर निकाल दूंगा और इसको क्या करूंगा? इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दूंगा, एक पाइप से कनेक्ट कर दूंगा और कनेक्ट करके एक कंटेनर, ऐसे ही कंटेनर होगा, बंद वाला कंटेनर, क्लोज कंटेनर. ओके, जिसके अंदर चारकोल होगा, एक्टिवेटेड चारकोल होगा, एक्टिवेटेड चारकोल होगा, वो रखा रहेगा, उसमें कनेक्ट कर दूंगा. अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा पता है? दिस चारकोल will try to take, it will absorb the whatever the traces of gases are there, no, that gases will come over here and this charcoal will absorb कर लेता है चारकोल, और जिसकी वजह से इसमें नो मोर गैसेस बचते हैं, नो गैसेस. हाई वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड. हाई वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस चारकोल. कौन सा प्रोसेस यूज किया हमने? एडसॉर्प्शन. वही बता रहा है, एडसॉर्प्शन का इस्तेमाल हाई वैक्यूम बनाने में किया जाता है. हाई वैक्यूम बनाने में किया जाता है. बात समझ में आ गई? ये लैब वगैरह में बेटा, ये लैब में इस्तेमाल होता है. लैब में, लैबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं हम लोग. जब कभी लो लो प्रेशर का काम रहता है, जब कभी मुझे कोई केमिकल लो प्रेशर पे ट्रीट करना है, तब मैं इसका इस्तेमाल ऐसे करूंगा. ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना. यस यस, ऐसे ही इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है, अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैब में. जब जरूरत होगी तब, जब जरूरत नहीं होगी तो कैसे, इसलिए. हाँ शिवम, रुको यार, रुको. पांचवा पॉइंट पे, चौथा बता रहा हूँ ना अभी. हाँ, फिफ्थ वाला भी बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो. फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं. फिफ्थ पॉइंट विल सी. फिफ्थ पॉइंट, इन फिफ्थ पॉइंट व्हाट वी कैन सी? एडसॉर्प्शन इंडिकेटर. Adsorption indicator. The adsorption is used to detect the end point of precipitation titration. Adsorption का इस्तेमाल किस लिए होता है? एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए. किसका? टाइट्रेशन का. कौन से टाइट्रेशन का? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. अब आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा बच्चा, आपको पता नहीं होगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, इसलिए आपको नया लग रहा होगा. तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है? जब एक मटेरियल को अननोन वैल्यू को नोन वैल्यू के हेल्प से अगर हम टाइट्रेट करते हैं या ट्रीट करते हैं या ऐड करते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस रिएक्शन होता है. ठीक है. हाँ, वी डिड इन कॉलेज. अच्छा, अपने कॉलेज में किया है? वाह, तब अच्छी बात है.
बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो 11th में ही आता है और कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं पाते हैं ना कॉलेज। तो ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल करे रहेंगे उनको पता होगा। तो डाइस सच एज इयोसिन, फ्लोरेसीन आर यूज एज अ इंडिकेटर। तो हम लोग इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इयोसिन का, फ्लोरेसीन का इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरेसीन is titrated against the silver nitrate solution. Silver nitrate solution के against हम क्या करेंगे, titrate करेंगे। And when chloride ion are over, the fluorescence is adsorbed on white silver chloride precipitate. A red color is developed. Thus, the color change from the pale yellow to reddish pink can be can be observed at the end point. अब एंड पॉइंट में क्या होगा, नया कलर देखने को मिलेगा और उस कलर के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। पांचवा देखते हैं अगले वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पांचवा वाला। देखिए आ गया, यस। द नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए, छठा वाला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ एन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस की सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर गैसेस हैं, अगर वो इनर्ट है तो उनको क्या करेंगे, आप सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। In a mixture of noble gases, different gases adsorb to different extent. अलग अलग gases adsorb होती हैं different extent पर, due to selective adsorption principle. Due to selective adsorption principle, gases can be separated on the coconut चारकोल। सो कोकोनट चारकोल से हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 ये बता रहा है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 7 भी काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, a low grade sulfide ore is concentrated by the separating it, it forms the silica and the other earthy material using the pine oil and the frothing agent. Pine oil and the frothing agent. Hydrophobic pine oil is preferentially weighted. Hydrophobic pine oil is preferentially weighted sulfide ore, which is taken up in the froth. Froth flotation process क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूँ, जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ना ऐसे ऐसा मान लीजिए एक टब है और इस टब के अंदर ना हम एक मिक्सचर लेते हैं ऑयल का और वाटर का। ठीक है, अब ये ऑयल क्या लेंगे हम लोग, पाइन ऑयल लेंगे, पाइन ऑयल। हम लोग इक्यूलिप्टस ऑयल भी ले सकते हैं, इक्यूलिप्टस ऑयल, या फिर पाइन ऑयल ले सकते हैं, या फिर हम फैट भी ले सकते हैं। कोई भी चीज, तीनों में चीजों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। तो वो आप पाइन ऑयल, इक्लिप्टस ऑयल या फिर फैट आप ले सकते हो। ठीक है, आपने लिया और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर आपने ले लिया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर आपने ले लिया। और जैसे मिक्सचर को लेके इसमें आपने क्या किया, एयर पास किया, एयर बबल किया, एयर बबल किया। ठीक है, एयर बबल किया। और जब एयर आपने इसके अंदर बबल किया और यहाँ से एक रिफलर लेके, रिफलर जैसे मक्खन बनाने वाली जैसे रहती है ना, मथनी होती है, मथते हैं ना मक्खन बनाते वक्त। ओके, सो उसका इस्तेमाल करोगे और रिफलिंग करोगे, रिफल, इसको रिफल बोलते हैं, रिफल, रिफलिंग करोगे। आपको क्या हो जाएगा, ये ऑयल और वाटर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ऑयल और वाटर मिक्स हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कोई सल्फर कंटेनिंग इम्प्यूरिटी वाला, सल्फर इम्प्यूरिटी वाला कोई भी ओर लोगे, और कोई भी ओर लोगे, सल्फर इम्प्यूरिटी वाला ओर, और उसे जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे और रिफिल करोगे, व्हेन यू आर रिफिलिंग इट, what will happen, these ore will be dissolved in, means the sulfur which present in this will dissolve in oil, ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और इसी के अंदर रह जाएगा, सॉरी ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और सल्फर क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और या फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि जब ऑयल के साथ ये डिसॉल्व होगा तो इसमें फ्रोथ आ जाएगा, फ्रोथ, ऊपर झाग जैसा आ जाएगा, ऐसे झाग जैसा ऐसा फ्रोथ आ जाएगा। इस फ्रोथ को आप सेपरेट कर लोगे तो इसमें से सल्फर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, शिवम ने इधर इमेज भेजा है, मैं दिखाता हूँ आप सबको। देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसमें रिफिलिंग करते हैं, रिफिलिंग करते हैं और गैंग निकलता है, गैंग इज अ वेस्टेज। फ्रोथ मतलब जो झाग रहता है ना ऊपर झाग, और ये देखिए रिफिलर है ना, रिफिलर, ऐसा रिफिलर इस्तेमाल करते हैं रिफिल के लिए, और यहाँ से एयर पास करते हैं, एयर पास करते हैं और रिफिल के लिए एयर सप्लाई, देखो है ना एयर सप्लाई, एयर सप्लाई पास करते हैं और रिफिल करते हैं। जब रिफिल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फ्रोथ ऊपर की तरफ निकलेगा और फ्रोथ से सेपरेट कर लेंगे, और इसमें से जो वेस्टेज होता है वो गैंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर सेपरेशन पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें भी क्या होता है कि सरफेस पे जब मटेरियल एब्जॉर्ब होता है तभी आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आपने एथ पॉइंट देखते हैं, उसके बाद वाला जो है उसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का भी इस्तेमाल होता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज अ टेक्निक इन विच there is what selective adsorption of the ion from the solution using the powdered adsorbent such as a silica or alumina gel, such as a silica or alumina gel. It has a several industrial and analytical application. Other application includes the surface area determination, purification of water, etc. वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आपको पता है क्या, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो इट्स बेस्ड ऑन द सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन, सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन मतलब कुछ कुछ चीजें एडसॉर्ब होगी, सारी की सारी चीजें एडसॉर्ब नहीं होती। ये प्यूरिफायर में इस्तेमाल होता है, प्यूरिफायर वगैरह में इस्तेमाल होता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टिल हियर इट इज क्लियर, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाय प्रांजलि, गुड इवनिंग। हेलो आकिब अंसारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। हाय आकिब, कैसे हो? आकिब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, चलिए देखते हैं आगे, इजी है, आगे का देखते हैं। यस, थैंक यू। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट जो है वो कैटालिसिस है, कैटालिसिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। कैटलिस्ट, अभी क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? द कैटलिस्ट आर एन इम्पोर्टेंस इन द केमिकल इंडस्ट्री। इट इज एन इट्स इम्पोर्टेंट इज द इम्पोर्टेंस इज देयर इन द केमिकल इंडस्ट्री। कहाँ इस्तेमाल है ज्यादातर? केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, a large number of chemicals manufacturers in industry make use of catalysts to obtain the specific product। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग लार्ज नंबर में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ कैटलिस्ट लोअर द रिएक्शन टेम्परेचर, क्या कर देता है ये? रिएक्शन टेम्परेचर को कम कर देता है, लोअर कर देता है, लोअर द रिएक्शन टेम्परेचर एंड द एनर्जी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। सो देखो, पहले मैं शॉर्टकट में बता दूं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था, मेरे पास एक स्टूडेंट था शिवम यादव, शिवम यादव, और शिवम यादव ने इस डोर को खोल रहा था, शिवम यादव इस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये रहा मेरा शिवम, और शिवम इस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिवम से वो डोर खुल नहीं रहा है, या फिर खुल रहा है तो बहुत स्लो खुल रहा है। तो फिर क्या हुआ, एक बच्चा आया, ए नाम का बच्चा आया, उस ए नाम के बच्चे ने क्या किया, शिवम की हेल्प कर दी, शिवम की क्या कर दी, हेल्प कर दी। और शिवम की जब हेल्प कर दी, शिवम की हेल्प कर दी तो ये दरवाजा और आसानी से खुल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए वाले जो बंदे ने आके क्या किया, शिवम की हेल्प करी तो स्पीड हो गया ना, फास्ट हो गया रिएक्शन का, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट एक एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, फास्ट करता है।
Catalyst is a substance which increases the rate of reaction, which increases the speed of reaction. Reaction की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई? कैटलिस्ट हेल्प इन द रिएक्शन व्हिच मेक्स द रिएक्शन फास्ट। सही बात है, बिल्कुल सही है। सो कैटलिस्ट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया under which the chemical industry and the living organisms, a large number of the chemical manufactured in the industry make use of the catalysts to obtain the specific product. The use of catalyst lowers the reaction temperature and the energy cost significantly. A catalyst thus can be defined as a substance which, when added to the reacting system, increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. So there is no permanent chemical change will happen. इसका मतलब A plus B में कोई कैटलिस्ट C आपने ऐड किया तो C इसका हेल्प करेगा, लेकिन C में कोई परमानेंट चेंज नहीं होगा। C will regenerate, कैटलिस्ट will regenerate again। वो चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। कैटलिस्ट इज अ टू टाइप्स, कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, नेमली होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। अभी ये होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है? होमोजेनियस कैटलिस्ट इज अ कैटलिस्ट, ये मैं पहले से बता चुका हूं कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेज में हो, जैसे कि मेरे पास कैसे देखिए, ए एक गैस है, बी एक गैस है, और जो कैटलिस्ट आपने ऐड किया वो कैटलिस्ट भी गैस है। अगर सब एक ही फेज में हो, इंक्लूड नहीं होगा, कैटलिस्ट रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ हेल्प करेगा। यस शिवम, ये सिर्फ आएगा रिएक्शन में, हेल्प करेगा और चले जाएगा, रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट में दिखेगा नहीं। ठीक है? So homogeneous catalysts are the catalysts when the reactants and the catalyst are in the same phase. It is said to be homogeneous catalyst. क्या बोलेंगे उनको? homogeneous catalyst. Example of homogeneous catalyst, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं homogeneous catalyst के। कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं। Example of homogeneous catalyst: iodide iron, iron. Find the use of homogeneous catalyst in the decomposition of aqueous hydrogen peroxide. Decomposition of aqueous hydrogen peroxide. Both iodide minus and H2O2 are present in the same aqueous phase. Both iodide minus and H2O2 are present with the same aqueous phase. तो वो याद रखना है आपको। Second thing is what? Oxidation of sulfur dioxide, sulfur trioxide with a dioxygen in the presence of nitric acid as a catalyst we are using in the chamber process. So कौन सा प्रोसेस में यूज करते हैं? चेम्बर प्रोसेस में। तो दो तीन पॉइंट है, हम लोग चेम्बर प्रोसेस में रिएक्शन करते हैं, तो वो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? 2SO2 treated with O2 gives out NO and 2SO3. The hydrolysis of the sugar is catalyzed by the H plus ion furnished by the sulfuric acid. So sulfuric acid द्वारा furnish किया जाता है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आप याद रख लीजिए, इतना डिटेल आपको नहीं है, बिल्कुल आप इसको याद रखिए। सिर्फ कैसे? homogeneous catalyst is the catalyst which contain the same phase with the reactant system, which contain the same phase of the reactant system. ये वाला मेजर पॉइंट है, उसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है? ब्रेकआउट लूं? चलिए, होमोजेनियस के बाद ब्रेकआउट हो ही जाए। ओके बच्चा, ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली होगा ब्रेकआउट। चलिए देखते हैं, होमोजेनियस के बाद ब्रेकआउट हो गया। कैटलिसिस है, होमोजेनियस ये तो वापस लग रहा है, सेम स्क्रीन आ गई। नेक्स्ट वाला है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, इसको बाद में बात करते हैं। जरा एक बार ब्रेकआउट्स थोड़े देख लेते हैं, और ब्रेकआउट्स के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस। ठीक है? वापस कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। दोस्तों क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आप सबको, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अभी ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? हेट्रोजीनियस हाइड्रोकार्बन की कुछ। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा, और रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 90 सेकेंड्स का। ये तो हो चुका है यार, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी आंसर कर दीजिए इसको एक बार। इस क्वेश्चन को बहुत सारे नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं हुआ है, तीन चार बच्चों के लिए हुआ होगा ये कभी।
तो आप बाकी बच्चे प्लीज आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन को। रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज, एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, क्यों ऐसा होता है? व्हाई रिएक्शंस आर रिवर्सिबल? Why reaction is reversible? That is what. Just tell me. Please tell me. A reaction is reversible because. Wow, 67% student have given correct answer. 67% स्टूडेंट लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। और यहाँ पर जो सेशन ये है, रिएक्शन का रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज प्रोडक्ट आर reactive in nature. Product are reactive, that's why. So we can say products are reactive. Okay, product are reactive, so that's why it is reversible in nature. Okay, that's why it is reversible in nature. बात समझ में आ गई बच्चा? समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। कीप गोइंग, कीप गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी रहिए, तैयार रहिए, एकदम जल्दीबाजी में, एकदम अच्छे से। और अगला सवाल आपके लिए मैं थोड़ा इजी बना के लाता हूँ, ताकि इजी पीजी में आप आंसर इसको कर सकें। हाँ, तो ये देखिए आपके लिए ये सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, ये वाला। इसको 90 सेकेंड देते हैं, कम टाइम देंगे थोड़ा सा। एकदम देखिए, आप आंसर दीजिएगा जरा फटाफट, ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। एमॉक्सिसिलिन इज अ सिंथेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमॉक्सिसिलिन। तो आप बताइए कि ये क्या है, एंटीबायोटिक है कि क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको चैट बॉक्स में। ठीक है, तो देख लीजिए जरा क्वेश्चन, देखिए। और भी है, आपको ऑप्शन बता देता हूं मैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल होता है। क्या हुआ, आंसर आ गया सबको? सारे आंसर मार्क कर लीजिए प्लीज, काफी क्वेश्चन है मेरे पास। और आपका समय होता है समाप्त, आपका टाइम समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और आपने आंसर जो दिया है, 73% स्टूडेंट हैव गिवन करेक्ट आंसर। एमॉक्सिसिलिन एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल है बच्चा, ये याद रखिए। एमॉक्सिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल। क्या है बच्चा? एंटी माइक्रोबियल है। क्या है? एंटी माइक्रोबियल है। पहला चीज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एंटीबायोटिक के लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक के लिए। और इसमें पेनिसिलिन का इस्तेमाल होता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेनिसिलिन का इस्तेमाल होता है। क्या करना है, एक और चाहिए? एक और क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? चलिए, अब की बार देखते हैं, नारकोटिक्स ड्रग के ऊपर क्वेश्चन है। नारकोटिक्स ड्रग्स, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नारकोटिक ड्रग्स आर यूज इन मेडिसिनल डोजेस एंड नॉट इन ह्यूज अमाउंट बिकॉज, ज्यादा क्वांटिटी में नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है? नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं किया जा सकता, नहीं करते हम लोग ज्यादा, क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑप्शन आपके हैं। दे कॉज डैमेज टू द किडनी, दे कैन बी फेटल, एंड दे किल बोथ द नॉर्मल एंड डिसीज सेल। आंसर आ रहा है आप सबको? बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। आपका समय समाप्त हो रहा है, समय बचे हैं 20 सेकेंड, 19 सेकेंड। यस, आपका समय हो गया समाप्त। और सही आंसर जो है, सही आंसर इसमें है, वो है दे कैन बी फेटल, दे कैन बी फेटल। नारकोटिक जो होता है ना बेटा, नारकोटिक, नारकोटिक ड्रग्स एक ऐसा ड्रग्स है, एक ऐसा मेडिसिन मेडिसिन है जो निकोटिनस होता है। मैं बता दूं आपको थोड़ी सी बात इसकी। नारकोटिक्स जो होता है ना, नारकोटिक्स, आप लोगों ने सुना होगा मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन, हेरोइन, कोडीन, कोडीन। ठीक है, कोडीन, COA नहीं रहेगा, CODEN। सो कोडीन, ये जो सारी सारी जो ये ड्रग्स है ना, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो नारकोटिक ड्रग्स में आते हैं। वो नारकोटिक ड्रग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन।
क्या होता है, वो निकोटीन होता है। और ये जो निकोटीन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। अगर हम लोग इसका रोज-रोज इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये क्या करने लगेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एडिक्टिव बना देगा, फेटल कर देगा, एडिक्टिव, बहुत एडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। और जब अगर एडिक्शन क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चा, नार्कोटिक्स ड्रग्स में अगर एडिक्शन क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको आदत सी लग जाएगी, अब दवा बिना खाए आप रह ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो इसीलिए इस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा होता है। इस ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप सबसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये डे टू डे लाइफ़ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो इसको देखिए ज़रा, ये तो पूछा भी गया है लग रहा है। अब सामने मैं बता दिया तो आपको मॉर्फिन, कोकीन बता दिया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर काफ़ी ईज़ी है, आप इसको टाइम ले सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। अ, अ ड्रग दैट इज़ यूज्ड एज़ अ एनाल्जेसिक्स एज़ वेल एज़ एंटीपायरेटिक, जो बुखार के लिए और एनाल्जेसिक्स के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए, ठीक है? उस दवा को क्या कहते हैं? उस मेडिसिन को क्या कहते हैं? सोचिए ज़रा, सारे बच्चे सोचिए ज़रा, एकदम देखिए ध्यान से, आंसर कीजिए। अखिलेश शिंदे की टीम सबसे आगे चल रही है। अखिलेश शिंदे, नून एडमिन, अनुज, अविनाश, अंसानिका सबसे ऊपर है। फिर अश्मिका, जन्नत, सरबो एंड पुनीत तो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अंकिता, देन सत्या, देन वी आर हैविंग दर्शन, अश्विन एंड माही, ये फिर तीसरे रैंक पे है। और चौथे रैंक पे चल रहे हैं पटेल, मुस्कान, वैष्णवी एंड गायत्री, शिवम एंड सामनाथ, ये बच्चे चौथे रैंक पे। तो ऐसे रैंक है इनके, काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, 1600 पॉइंट पा चुके हैं, काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो अच्छी हो रही भाई, ऐसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस, है कि नहीं? लगे रहो, थोड़ा सा एनर्जी लगा के और अच्छे से एनर्जी लगाओ, फुल जोश, फुल एनर्जी। आई नीड एनर्जी फ्रॉम यू ऑल बिकॉज you know ultimately future is all about depend upon the energy. If you'll not show you the energy, definitely you'll it will what will say जाने दो। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है एंड एस्पिरिन इज अ करेक्ट आंसर। लेट मी टेल यू हियर, आपको एक खास बात बताता हूँ। देखो, सब लोग बोलेंगे, अगर आप पूछोगे किसी को कि ड्रग्स अच्छा है क्या, ड्रग्स आर गुड, सो पीपल विल से नो नो नो, दे आर बैड, they will say no no no, it's bad, but in a small quantity drugs are used as a medicine. Which drugs the narcotic drug, I'm talking about narcotic drug, the drugs which contain nicotine, they are also good, they are also used for, they are used for analgesic, एनाल्जेसिक्स के लिए यूज किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यू नो आर्मी ऑफिसर्स दे फाइट ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फाइट करते करते उन्हें गोली लग जाती है, उनके साथ हादसा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे टाइम पे उनके पास वक्त नहीं होता कि दवा खाएं और रेस्ट करें और क्रोसिन खाएं और ऐसे करें। उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि उनके वो इंजेक्शन, मॉर्फिन इंजेक्शन या बाकी दूसरे इंजेक्शन जो होते हैं वो दवाओं के होते हैं, तो उन दवाओं का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है कि ज्यादातर फिर वो एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और जो वुंड होता है उसका पेन उतना रियलाइज नहीं होता जितना एक्चुअली होते रहता है, ठीक है? काफ़ी गहरा वुंड होगा जब, ज काफ़ी गहरी चोट होगी, तो भी उसे सहने की थोड़ी क्षमता आ जाएगी। पैरासिटामॉल नहीं बेटा, पैरासिटामॉल का इस्तेमाल नहीं वहाँ पे होता है। पैरासिटामॉल नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होता है, नॉर्मल जगह पे। नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल एनाल्जेसिक्स के रूप में भी किया जाता है। देखो, जब आपको पेन होगा ना, पेन पेन इज़ ऑल अबाउट द मेंटल ऑर्डर्स। अगर आपको पता ही ना चले कि चोट कहाँ लगी है, तो आपको पेन नहीं होगा। अगर आपको पता ना चले कि चोट कहाँ लगी है तो आपको पेन नहीं होगा, तो आपके यहाँ पेन नहीं होगा। लेकिन एनाल्जेसिक्स के केस में क्या हो जाता है बेटा, एनाल्जेसिक्स के केस में मतलब लाइक नार्कोटिक के केस में वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एज इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट विल हैपन,
डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, इट विल काम डाउन योर मेंटल स्ट्रेस। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस है, उसको क्या कर देता है बच्चा, ये काम डाउन कर देता है। जब काम डाउन कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो पेन है वो भूल जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है, ये फर्क होता है। तो नार्कोटिक्स ड्रग, जब जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं वो कौन से हैं, नार्कोटिक ड्रग है। कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ये लोग क्या है, नार्कोटिक ड्रग है। और एस्पिरिन भी एक टाइप का एनाल्जेसिक ड्रग है बट नॉन नार्कोटिक है। और एस्पिरिन का इस्तेमाल एंटीपायरेटिक के लिए भी किया जाता है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए, किसके लिए किया जाता है, बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ऐसे काफी कुछ क्वेश्चन है जो नॉलेजेबल क्वेश्चन है, जिनको मैंने होमवर्क में भी दिया है। आप लोग ट्राई करें उस उन क्वेश्चंस को, काफी आपके लाइफ में वो काम करेंगे और हेल्प करेंगे। ठीक है, दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ। दिस ऑल आर वेरी वेरी यूजफुल। एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जस्ट मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी आपकी जानकारी रहनी चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेकआउट में पूछने लायक क्वेश्चन है वो एकदम। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जानकारी के लिए काफी जरूरी है वो। पीछे तो फनी जो, तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने बताया भी है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि ये भी डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आपको मैं देता हूँ इसमें 120 सेकेंड्स, आप इसको सोचिए जरा इस चीज को, किस बारे में आपने सुना है और किसके बारे में नहीं सुना है। अखिलेश बोलते हैं पूछो। ओके ओके, ठीक है, पूछ लिया बेटा। Which of the following chemicals can be added for sweetening for food items at the cooking temperature and does not provide calories? इनमें से कौन सा वाला है जो कैलोरी नहीं प्रोवाइड करता है लेकिन स्वीटनिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल होता है? इसमें से एक ऐसा वाला कौन सा कंपाउंड है जो स्वीटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है? विच वन विल शो द स्वीटनिंग के लिए यूज होगा। लेकिन एक और चीज है उसमें, देखो ऑप्शन दिया है एट कुकिंग टेम्परेचर। It should be at cooking temperature, not at low temperature, not at high temperature, at cooking temperature. Then it should be stable at high temperature. It should not be unstable. It should be stable at high temperature. High temperature पे क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए हाई स्टेबल पे कौन स्टेबल है, हाई स्टेबल पे स्टेबल कौन है, देखिए एक बार। आपका समय होता है समाप्त और आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सुक्रोलोज। द ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। सुक्रोलोज जो होता है, वो सुक्रोलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फूड के लिए, फूड में इस्तेमाल करने के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के लिए करते हैं, जो कुकिंग टेम्परेचर पे यूज होता है। एस्पार्टेम भी करेक्ट आंसर है बेटा, एस्पार्टेम। लेकिन एस्पार्टेम एज अ लो एट हायर टेम्परेचर इट्स अनस्टेबल। एस्पार्टेम जो है ना बेटा, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम एंड एलिटेम, एलिटेम, ये दोनों भी आंसर सही होते हैं। एस्पार्टेम, एलिटेम, सैक्रीन, सुक्रोलोज, 4-5 नाम है इसका, एक ही का नहीं, अलग अलग का। तो एस्पार्टेम भी होता है लेकिन इट इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, बिलीव मी। 600 स्पून, 600 स्पून शुगर is equal to 1 spoon of aspartame। 1 स्पून एस्पार्टेम लोगे और 600 स्पून शुगर लोगे ना, दैट इज इक्वल, दैट इज इक्वल। 600 स्पून ऑफ शुगर इज इक्वल स्वीटनेस विद 1 स्पून ऑफ एस्पार्टेम। ये चीज है, एस्पार्टेम का इस्तेमाल होता है इसमें जनरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, दवाओं में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुकिंग के लिए नहीं होता। कुकिंग के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज हाइयर टेम्परेचर पे स्टेबल है। तो सुक्रोज इज अ करेक्ट आंसर। जो बच्चे ने एस्पार्टेम दिया है उनका गलत है। ग्लूकोज और सुक्रोज तो डेली लाइफ का आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट नहीं है भाई, तो ग्लूकोज और सुक्रोज की तो बात ही मत कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने सुगर फ्री का नाम सुना होगा, सुगर फ्री। शुगर फ्री जो टैबलेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसमें सुक्रोलोज होता है, सुक्रोलोज।
सुक्रोलोज होता है, सुक्रोज नहीं, सुक्रोलोज होता है। ठीक है बच्चा? हाँ, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी। जस्ट 1 मिनट और लूँगा बेटा मैं, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा आप सबका। और काफ़ी कुछ हमने आज के सेशन में सीख लिया जो कि काम का था, ठीक है? और कैटलिस्ट के बारे में भी हमने सीखा, होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट होता है, ठीक है? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट होता है, तो आज का सेशन का जो टारगेट हमारा था, वो भी हमने लगभग खत्म कर लिया। कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे, कल के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे colloids के बारे में। We'll be talking about colloids, how many types of colloids, and as well as we'll try to finish this chapter because ये chapter क्या हो जाएगा, कल के कल खत्म हो सकता है, ठीक है? तो कल खत्म हो जाएगा, कल फिर मुलाकात होगी बेटा, सेम टाइम मिलना है, इसी टाइम मिलना है। हमारा टाइमिंग है 6:30 पीएम टू 7:30 पीएम, इसी टाइम हम लोग मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, ओके? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।